हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि 5000 केजी पर मीटर स्क्वायर घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन जो है ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए आपको भार दे दिया गया है। भार दे दिया गया है कितना, तो ये दे दिया गया है आपको भार यानी 10.8 न्यूटन। उसके बाद जी का दे दिया गया, स्मॉल जी का मान ये दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम बराबर देखिए एम बराबर यानी आयतन बराबर, तो एम बराबर हो जाएगा आपको आयतन, एम बराबर हो जाएगा आपको डब्लू बाई जी यानी 10.8, सॉरी एम बराबर 10.8 बाई कितना होगा, 10.8 बाई 10 होगा, यानी ये हो जाएगा 1.08 kg। ठीक है, 1.08 kg। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान, तो आयतन बराबर क्या होगा, तो आयतन बराबर होगा द्रव्यमान बटा में घनत्व, द्रव्यमान बटा में घनत्व। ठीक है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है 1.08। ठीक है, द्रव्यमान जो निकाले हैं ये निकला है कितना 1.08, और नीचे में हो जाएगा आपको द्रव्यमान निकल गया 1.08, और यहाँ पे हो जाएगा आपको घनत्व जो है, घनत्व है आपको कितना, तो 5000, घनत्व है 5000। ठीक है, 5000 यानी ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, यानी 0.000216 मीटर क्यूब, 216 मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा तीसरा ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको मास निकालना पड़ेगा। तो एम मास बराबर होता है और डब्ल्यू बाई जी, यानी भार कितना है 10.8 बाई जी का मान कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.08। तो यहाँ से आप जो है, यहाँ से आपका द्रव्यमान निकल गया। तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा में घनत्व। तो द्रव्यमान है 1.08 और घनत्व है 5000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, मीटर में आएगा आपको, मीटर में आ जाएगा 0.000216 मीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 216। नेक्स्ट, फिर देखिए 112 है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट होता है। तो 112 का होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी से हमेशा कम होता है। तो देखिए कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। तो आउटपुट जो कार्य होता है वो इनपुट से हमेशा कम होता है। घर्षण बल का मान सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सतहों के बीच क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। 113 फिर है कि 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 386 दे दिया गया है। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे देखिए कि ऊष्मा एम बराबर क्या होता है, ऊष्मा एम बराबर होगा ऊष्मा एम जो है यहाँ पे क्या है द्रव्यमान है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यू जो है वो दिया गया ऊष्मा है। क्यू क्या है, दिया गया ऊष्मा। क्यू जो है दिया गया ऊष्मा है। ठीक है, क्यू जो है दिया गया ऊष्मा होता है। सी जो है विशिष्ट ऊष्मा होता है। सी जो है ये विशिष्ट ऊष्मा को दिखाता है, सी विशिष्ट ऊष्मा। और डेल टी जो है ये तापांतर, डेल टी जो है तापांतर को दर्शाता है। ठीक है, डेल टी तापांतर को दर्शाता है। तो देखिए एक सूत्र होता है क्यू बराबर
क्यू बराबर होता है सी एम डेल टी, क्यू बराबर होता है सी एम डेल टी। सी बराबर होता है विशिष्ट ऊष्मा, क्यू बराबर होता है आपको दिया गया ऊष्मा, एम बराबर होता है द्रव्यमान, डेल टी मतलब होता है रूपांतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू का मान निकालेंगे तो सी एम डेल टी, तो क्यू बराबर ये हो जाएगा 386 गुने विशिष्ट ऊष्मा होता है, क्यू बराबर 386 गुने, ये हो जाएगा आपको 386 गुने 50। ठीक है, 386 गुने एम कितना है, द्रव्यमान है 50, क्योंकि क्यू बराबर होता है सी एम डेल टी। ठीक है, तो सी दे दिया गया 300, विशिष्ट ऊष्मा 386 गुने एम द्रव्यमान दिया है 50 गुने डेल टी, तो डेल टी जो हो जाएगा तो ये है 50 गुने 10 के पावर माइनस 10, 50 गुने 10 के पावर माइनस 3 kg, ग्राम में है तो 3 kg में चेंज करेंगे, इंटू डेल टी जो हो जाएगा ये होगा 60 माइनस 20। ठीक है, 60 माइनस 20 यानी तापांतर, तो Q बराबर हो जाएगा 386 गुने 50 गुने 10 के पावर माइनस 3 गुने 40। ठीक है, गुने 40, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 से 772 पे 3 को 0 है इंटू 10 के पावर माइनस 3, तो ये कैंसिल होगा 0, तो ये हो जाएगा 772 जूल। कितना होगा, 772 जूल, 772 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 5 एक समान प्रतिरोध वाले तार 1 ओम दिए गए आकृति के अनुसार जुड़े हुए हैं। यदि दोनों बिंदु पर द्वारा रेखा पर 2 समान तार को जोड़ दिया जाए तो ए और बी के प्रतिरोध में अंतर। तो देखिए इस तरह से दे दिया गया है, तो यहाँ पे यदि देखें तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल जो प्रतिरोध होगा ये होगा 5 गुने 1। ठीक है, कितना होगा 5, 1 2 3 4 5, तो 5 गुने 1 बराबर कितना होगा 5 ओम। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध जो है प्रारंभिक प्रतिरोध और 5 प्रतिरोध जो है श्रेणी में जुड़े हुए हैं, 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यदि जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपको श्रेणी क्रम में 5 इंटू कितना होगा 1 यानी कितना होगा 5 ओम। तो नया सर्किट व्हाइट स्टोन ब्रिज जो है स्टोन ब्रिज का पालन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है प्रारंभिक प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है 5 समान प्रतिरोध 1 ओम आकृति के अनुसार जुड़े हुए हैं, ये दोनों बिंदु द्वारा रेखा पर 2 समान तार जोड़ दिया गया। ए और बी के बीच प्रतिरोध में अंतर ज्ञात करें, ए और बी के बीच प्रतिरोध में अंतर। तो यहाँ पे देखिए तो कुल जो प्रतिरोध हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, कुल प्रतिरोध होगा 5 इंटू 1 यानी 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, 5 ओम हो जाएगा, तो ए और बी के बीच अंतर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए अब ए और बी के बीच अंतर हम निकालेंगे तो ये इस तरह से देखिए होगा, इस तरह से, फिर ये इधर जाएगा ऐसे, फिर ये इधर आएगा ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ऐसे, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये है वो 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। तो देखिए यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पे कुल प्रतिरोध होगा 3 ओम, इन दोनों को भी यदि जोड़ दें ऐसे तो यहाँ भी 1 ओम, तो कुल प्रतिरोध यहाँ होगा 3 ओम। श्रेणी क्रम में कितना होगा, तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम, इसलिए बदला हुआ प्रतिरोध जो हो जाएगा आपको, बदला हुआ प्रतिरोध जो हो जाएगा ये 3 ओम, बदला हुआ प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम माइनस में 3 ओम यानी कितना, तो 2 ओम, कितना होगा 2 ओम यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 115 है कि जब ध्वनि हवा से पानी में अपवर्तित होती है निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो फर्स्ट आवृत्ति, जब कोई ध्वनि या प्रकाश तरंग अपवर्तन से गुजरती है तो उसकी आवृत्ति स्थिर रहती है क्योंकि उसके चरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूँकि वायु जल की स्तर पर वायु के कंपन
अणु अपने कंपन को समान आवृत्ति पर पानी के अणुओं में स्थानांतरित करते हैं तो जल में ध्वनि तरंग की आवृत्ति समान रहेगी किंतु तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब ध्वनि हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा? तो आवृत्ति। नेक्स्ट कहता है कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत हैं जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पद से नीचे की ओर फिसलता है तो अधस्तल तक पिंड में के पहुंचने में लगा समय। तो देखिए यहाँ पे जो है 115। अब देखिए 116 का जो होगा, 116 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 116 का ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 1/sin थीटा इंटू √2h/g हो जाएगा। तो देखिए कि कण चिकने आनत समतल पर है और वह g के स्थान पर g sin थीटा के अंतर्गत गति करेगा तथा कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, प्रारंभिक चाल जो है u बराबर 0 होगा। तो गति समीकरण को यदि देखें, गति समीकरण s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at², ut प्लस हाफ gt² यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 g sin थीटा, 1/2 g sin थीटा t² बराबर 2t बराबर होगा 2t/g sin थीटा। ठीक है, बराबर में क्या होगा? t² बराबर में हो जाएगा आपको कितना? तो बराबर में होगा t², यानी t बराबर क्या होगा? t बराबर होगा √2t/g sin थीटा, g sin थीटा। ठीक है, g sin थीटा यानी t बराबर हो जाएगा आपको 2h/g sin थीटा इंटू थीटा sin थीटा। ठीक है, g sin थीटा इंटू sin थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा √2h/g। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117। फिर है यदि Fn का बल लगाकर 25 kg द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल हो तो F का मान ज्ञात करें। तो देखिए कार्य बल विस्थापन, तो W बराबर है 480 जूल। ठीक है, F पता नहीं है और यहाँ पे S दे दिया गया है कितना? 15 मीटर। ठीक है, तो 480 बराबर क्या होगा? तो चूँकि F बराबर क्या होता है? F बराबर यहाँ पे जो है W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर होगा F इंटू एस। W बराबर F इंटू एस। W है 480, कार्य 480, F जो है पता नहीं है F, और S जो है दूरी दे दिया गया कितना? 15, द्रव्यमान के बक्से को इतना मीटर तक धकेला जाता है तो 15 दे दिया गया है। तो यहाँ से F का मान निकल जाएगा कितना? 480/15 कट के 32 न्यूटन। तो 32 यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, तो W यानी किया गया कार्य बराबर होगा F इंटू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 118। कहता दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलेशन। तो श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा आवृत्ति से मुक्त होते हैं। ठीक है, तो प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 119 है कि एक 40 kg द्रव्यमान की गोली 3 kg की एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का जो प्रतिच्छित वेग कितना है? तो यहाँ पे देखिए कि एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 kg की एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। तो mu + mv बराबर हो जाएगा 0।
तो माइनस यू बराबर क्या होगा, माइनस एम वी बाई एम। ठीक है, माइनस एम वी बाई एम, यानी तो माइनस 40 गुने 10⁻³ इंटू 150। आप बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपको, तो बट्टा में हो जाएगा 3। ठीक है, कितना होगा 3, यानी ये होगा -2 m/s, -2। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर 120 है कि कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती हैं। तो 120 का होगा 3, संगीत। संगीत की आवाज़ सुनने में जो है ये सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। शोर की आवाज़ में ध्वनि की तीव्रता कम होते हुए भी सुखद नहीं लगता। बच्चे या लड़कियों की आवाज़ उच्च पिच वाली होती है। वयस्क मानव या लड़कों की आवाज़ निम्न पिच वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 121 कहता लकड़ी का एक गुटका पानी घनत्व जो है 10 क्यूब kg/m³ के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है। लकड़ी का घनत्व kg/m³ में क्या होगा। तो 121 का देखिए, तो 30% भाग जो है पानी के ऊपर हैं, तो 70% भाग पानी के नीचे होगा। 70% भाग पानी के नीचे, तो वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन, वस्तु के डूबे हुए भाग, तो वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बट्टा में वस्तु का कुल आयतन, वस्तु का कुल जो है आयतन, वस्तु का कुल आयतन बराबर होगा वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व अब बता में जल का घनत्व, जल का घनत्व, यानी तो कुल आयतन है आपको 1। ठीक है, कुल आयतन है 1, कुल जो आयतन है, कुल आयतन कितना है, तो कुल आयतन है आपको 1। ठीक है, और जल में डूबा हुआ भाग जो है कितना है, 70%। तो जल में डूबा हुआ आयतन कितना होगा, जल में डूबा हुआ आयतन होगा 0.7। ठीक है, जल में डूबा हुआ आयतन 0.7/1 बराबर लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व बट्टा में जल का आयतन यानी 10⁻³ तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा 0.7 × 10⁻³ 700 kg/m³। 700 kg/m³ जो है इसका राइट आंसर यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन होगा ये राइट होने वाला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122 कहता कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। 122 में देखिए तीसरा ऑप्शन कि सभी पारदर्शी माध्यम के रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में गुजरती हैं तब इसकी प्रकीर्णतः किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणों भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, इन किरणों को रमन किरण कहते हैं। तो रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट 123 कथा पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन को चुनिए। 123 का होगा चौथा ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं और श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे हैं। इसका अयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने में तथा विविध चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। 124 क्वेश्चन नंबर 124 है कि एक अणु हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण, तो यह है वैद्युतीय ऋणात्मकता। तो वैद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु में हेलोजन
परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है विद्युत ऋणात्मकता। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में जितना सक्षम है। विद्युत ऋणात्मकता ही सीधे संभव नहीं है। यह अन्य परमाणुविक व आणविक गुणों से गणना करके निकाली जाती है। नेक्स्ट फिर है कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी हथेली में ठंडक महसूस होती है। दी गई प्रक्रिया में ऐसा किसके कारण होता है? तो फर्स्ट, वाष्पन। तो जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हथेलियां पर ठंडक महसूस होती है, ऐसा वाष्पन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? वाष्पन। नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो जब आप किसी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, ऐसा कारण वाष्पन है। नेक्स्ट देखिए 126 है कि कार्बन के ऑक्सीजन में जलने की अभिक्रिया को समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे है, तो कहता जब 9.0 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में जलाया जाता तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान होगा। तो देखिए 126 का जो होगा, 126 का यहाँ पे हो जाएगा आपको कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 1 मोल, फिर यहाँ पे 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल। ठीक, यानी सी का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 9 ग्राम। सी का मान 9 ग्राम, यानी ये हो जाएगा 9 ग्राम, यानी 9 बटा कितना 12 बराबर 3/4, 3/4, यानी मोल जो है, मोल में देखें तो 0.75 मोल, 0.75 मोल है। O2 ऑक्सीजन का जो होगा 16 ग्राम, यानी 16/32, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, तो 0.50 मोल SO और CO2 इस रूप में, यानी ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0.5 गुने 442, यानी 22 ग्राम। तो CO2 की मात्रा कितना होगा? 22 ग्राम। CO2 की मात्रा जो होगा ये हो जाएगा 22 ग्राम। ठीक है, CO2 22। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती हैं? 127 का 3, योगात्मक अभिक्रिया। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में योगात्मक अभिक्रिया उपयोगी होती हैं। ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ को इसके यौगिक से अलग कर देता है, जैसे Fe प्लस CuSO4, ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, कहता मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। 128 का होगा 4। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। जिस यौगिक या पदार्थ के निर्माण में सोडियम या क्लोरीन का उपयोग होगा वहाँ हम साधारण नमक का उपयोग करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। नेक्स्ट फिर है कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से एक गैस A बनती है। जब A को यौगिक B के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो दूसरा यौगिक C बनता है, जब जिसका उपयोग अनेक रासायनिक उद्योगों A, B और C में ऑक्सीकारक के रूप में क्रमशः होता है। तो 129 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? तो Cl2 CaOH2 CaOCl2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130, कहता निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो 130 का होगा 3,
130 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन बी और डी यानी परमाणु संख्या 12 वाला एक तत्व और परमाणु क्रमांक 19 वाला एक तत्व। तो मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 है, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 10 है। क्षारीय ऑक्साइड की मूल जो शक्ति होता है ये MgO लेस देन CO लेस देन SrO लेस देन BaO। नेक्स्ट 131 है कि एक तत्व X परमाणु क्रमांक 20 दूसरे तत्व Y परमाणु क्रमांक 17 के साथ अभिक्रिया करता है और एक यौगिक Z बनाता है। इस यौगिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 131 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी X और Y इलेक्ट्रॉनों के विभाजन के कारण जुड़े हैं। तो परमाणु संख्या 20 है तो X+2 यानी Ca+2 और परमाणु संख्या 17 यानी Y-1 यानी Cl-1। तो यौगिक जो हो जाएगा ये हो जाएगा XY2। क्या होगा? XY2 होगा। ठीक है, तो XY2, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। 132 का होगा तीसरा ऑप्शन इथाइल मरकेप्टेन। तो देखिए रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है इथाइल मरकेप्टेन का हवा में प्रसार करके। इथाइल मरकेप्टेन जी का हवा में प्रसार करके इथाइल मरकेप्टेन सल्फर के यौगिक होते हैं। 133 कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध जो उत्पन्न कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। 133 का होगा सेकंड बोरियम। ठीक है, क्या होगा? ब्रोमियम। ठीक है, ब्रोमियम। तो 133 का हो जाएगा आपको कि स्टेनलेस स्टील असाधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप जो है सहने में सक्षम होता है। ठीक है, इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। फिर है कि X वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। X आधिक्य में स्रावित है तो वह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। X और Y क्या है? 134 का फर्स्ट X और Y क्या है? तो ये है X जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा Y मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। ठीक है, तो 134 का होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 135। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 135 का दूसरा क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टल या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टल के लिए विलयन या जो है गलित का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 की यदि बात करें तो कहता है कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? 136 का फर्स्ट छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें। 137 जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती हैं लेकिन दिखने में एक जैसा होता है और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 137 का होगा 3 उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। ठीक है, अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं समजात अंग कहलाते हैं, जैसे पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद आदि। वे अंग जो समान कार्य करते हैं और देखने में भी समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न है समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। उसके बाद देखें नेक्स्ट कहता कि कौन सा कथन सत्य है? 138 का 2 ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। तो ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ा में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 139 कहता उस हार्मोन का चयन कीजिए जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के
वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन वह हार्मोन है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से आंतरिक लोब द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट, मानव में लैंगिक जनन मादा की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश शामिल होता है। उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन होता है? 140 का 3 फैलोपियन ट्यूब। तो गर्भावस्था की शुरुआत निषेचन से होती है जब एक महिला का अंडा जो पुरुष के शुक्राणु से जुड़ता है। निषेचन आमतौर पर एक फैलोपियन ट्यूब में होता है जो एक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट, फिर है कि जिस फूल में पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं उसे उभयलिंगी फूल कहा जाता है। निम्नलिखित से कौन सा फूल जोड़ा उभयलिंगी है? 141 का 2 हिबिस्कस सरसों। तो उभयलिंगी या पूर्ण फूलों में नर जो है एंडोएसियम और मादा गाइनोसियम है। ठीक है, दोनों प्रजनन संरचनाएं होती हैं जिसमें पुंकेसर और अंडाशय शामिल होती हैं। उसके बाद देखिए, इसमें हिबिस्कस, सूरजमुखी, गुलाब, आम, ट्यूलिप, लिली और सरसों शामिल है। हिबिस्कस एक फूल का उदाहरण है जिसमें पुंकेसर और कार्पेल दोनों होते हैं। मानव के लिए उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो तीसरा, धमनियाँ हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाती है जबकि शिराएँ हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। तो धमनी जो है, धमनियाँ रक्तवाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। फुसफुस धमनी में रक्त के अपवाद के साथ यह रक्त सामान्य रूप से ऑक्सीजन युक्त होता है। उसके बाद देखिए कि नसें ट्यूब जैसी पारभासी संरचनाएं होती हैं जो पुनः ऑक्सीजन के लिए ऊतकों से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाकर कार्य करती है। नेक्स्ट, फिर है कि समयुग्मजीय लंबे पौधे का पौने के साथ संकरण कराने पर पौधा का उत्पादन किस अनुपात में होगा? तो दूसरा ऑप्शन। तो एक समयुग्मजीय बौना और 2 विषम संयुग्मजीय जो है विषम युग्मजीय लंबा होगा। नेक्स्ट, 144 है कि पेशी रेश से 3 प्रकार के होते हैं, रेखित और एक असंरेखित और हृदय पेशियाँ। तो कहता असंरेखित पेशियों के लिए सही कथन। तो 144 का होगा दूसरा, धुरी के आकार का, अशाखित, अस्थिर, एक केंद्रीय और अनैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 145 फिर है कि मेडुला ऑब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क का एक जो है पश्च मस्तिष्क का एक भाग है और अनुमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह कई केंद्रों के माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। इससे शरीर की कौन सी क्रिया नियंत्रित होती है? तो 145 का होगा चौथा ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ निरंतर ब्रेनस्टेम का निचला आधा भाग होता है। इसका ऊपरी भाग पोन्स के साथ निरंतर जुड़ा होता है। मेडुला में हृदय गति जो है, श्वास और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हृदय, श्वसन, उल्टी और वाहिका प्रेरक केंद्र होते हैं। नेक्स्ट, कहता है कि पौधे अपनी जड़ों, तनों और पत्तियों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जल मूलरोम द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये बालों की जड़ें पानी को अवशोषित करते हैं जब। तो 146 का हो जाएगा जब सेल सैंप में नमक की मात्रा अधिक होती है। तो उच्च पौधों में मिट्टी के पानी से जड़ के रोम के माध्यम से पानी अवशोषित किया जाता है। जड़ के मूलरोम की दीवारें पानी के लिए पारगम्य होती हैं और प्रकृति में हाइड्रोफिलिक होती हैं। इसमें कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ होती हैं, यानी सेल सैंप में नमक की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस समूह में आप एक पौधे को रखेंगे जो बीजाणु और भ्रूण पैदा करेगा लेकिन बीज और संबंधी ऊतक की कमी है? 147 का 2 ब्रायोफाइटस। ठीक है, तो ब्रायोफाइटस छोटे
गैर संवहनी पौधे हैं जैसे काई, लीवरवॉर्ट्स और हॉर्न वाटर्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में बीज या फूल नहीं होते हैं, इसके बजाय वे जो है बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग द्वारा निकाले जाते हैं। उत्सर्जी अंग का कौन सा भाग रक्त से यूरिया या यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालने में मदद करता है? तो 148 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी गुर्दा। तो गुर्दे से नेफ्रॉन नामक छोटी जो फिल्टरिंग इकाइयों के माध्यम से रक्त से यूरिया का निष्कर्षण होता है। नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? 149 का फर्स्ट, तो मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। तो पृथ्वी ऊपरी सतह पर मोटे माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। ठीक है, ऊपरी सतह से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान सेल पाई जाती है, इसमें वायु प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तक जो है किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक माध्यम हो तथा वे विशेष कार्य करती हो। अधिकांश उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। संक्षेप में समान रचना तथा समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हर उत्तक का अपना एक विशेष कार्य होती है। कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण करते समय आपस में एक दूसरे से एक विशेष पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती है। इस पदार्थ को अंतराकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।